नमस्कार साथियों, कोचिंग अड्डा के साथ में जुड़े हुए सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं करण चौधरी आपके लिए हाजिर हूँ एक बार फिर से एक स्पेशल क्लास लेके जो आपकी जेट व यूटी के एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली। आज की क्लास में अपने बात करने वाले हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास में। सबसे पहले बात करें अपने पास में पहला और प्यारा क्वेश्चन कौन सा रहने वाला मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेके आया हूं मैं आपके लिए। कि पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या है कि फलों का निर्जीवीकरण किस तापमान पे किया जाता है, यानी कि जो स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा फलों का वो किस तापमान पे किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन का आप समझते हो, जैसे कि ये स्टेरिलाइजेशन क्या है या निर्जीवीकरण क्या है। निर्जीवों को अपने को जो सूक्ष्म जीव है उनका नष्ट करना है, उनको निष्क्रिय करने के लिए क्या कहा जाता है, निर्जीवीकरण। इस क्रिया में अपने फल व सब्जियों को एक गर्म तापमान पे गर्म किया जाता है, 100 डिग्री से सेल्सियस ज्यादा तापमान पे गर्म किया जाता है। जब अपने 100 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस तापमान पे फल व सब्जियों को गर्म करते हैं, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, स्टेरिलाइजेशन या जीवीकरण कहा जाता है। जिससे फल सब्जियों को कुछ समय तक, लंबे समय तक अपने क्या कर सकते हैं, यूज में लिया जा सकता है, उनको जल्दी से खराब नहीं होने दिया जा सकता है। और फलों के लिए, सब्जियों के लिए जो निर्जीवीकरण का यानी स्टेरिलाइजेशन का जो तापमान रहता है वो अलग अलग रहता है। जैसे फलों के लिए तापमान कितना रहने वाला है अपने पास में, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता रहती है। बात करें सब्जियों के लिए अपने पास में कितने तापमान की आवश्यकता चाहिए, तो सब्जियों के लिए मेरे प्यारे से बच्चों, सब्जियों के लिए तापमान को थोड़ा सा अपने बढ़ा देंगे। सब्जियों के लिए तापमान के लिए कितनी आवश्यकता रहने वाली है अपने पास में, 115 से 121 डिग्री सेल्सियस, 115 से 121 डिग्री सेल्सियस तापमान तक आवश्यकता रहने वाली है। ये क्या कहलाती है, स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। स्टेरिलाइजेशन का अर्थ क्या है, फल व सब्जियों को 100 डिग्री से ज्यादा तापमान पे गर्म करना ताकि उनकी सूक्ष्म जीवों की क्रिया को निष्क्रिय किया जा सके, सूक्ष्म जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने डीएक्टिव करना है, निष्क्रिय करना है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, स्टेरिलाइजेशन कहा जाएगा। और स्टेरिलाइजेशन के लिए फल व सब्जियों के लिए तापमान अलग अलग चाहिए। फलों के लिए कितना चाहिए मेरे प्यारे लाल, 100 डिग्री, और सब्जियों के लिए कितना चाहिए, 115 से 121 डिग्री तक तापमान की आवश्यकता है वो रहने वाली है। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर ए क्या है, 100 डिग्री, उसके बाद 110, 115 व 121 डिग्री तक तापमान दिया गया है। अगर ये फलों के लिए पूछा गया तो अपने लिए बिना कुछ सोचे अपने कर देना है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो क्या रहने वाला है, बिल्कुल उपयुक्त रहने वाला। क्या रहने वाला है, बिल्कुल उपयुक्त। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या है, बिल्कुल उपयुक्त रहने वाला है फलों के लिए। सब्जियों के लिए कितना चाहिए, 115 से 121 डिग्री, क्योंकि सब्जियों का जो लगभग जो सब्जी पाई जाती है, केवल टमाटर को 100 डिग्री, वो किस प्रकृति की पाई जाएगी, क्षारीय प्रकृति। किस प्रकृति की पाई जाती है, क्षारीय प्रकृति की पाई जाती है। जो क्षारीय प्रकृति के फल व सब्जियां पाए जाते हैं उनको अपने को स्टोरेज करने के लिए, उनका प्रोसेसिंग करने के लिए या लंबे समय तक यूज में लेने के लिए को अपने को थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स की आवश्यकता रहती है। यानी वो ज्यादा एफर्ट्स अपने पास में क्या है, तापमान है, टेम्परेचर, उसको थोड़ा सा अपने को बढ़ा के देना पड़ता है। तो फल व सब्जियों के लिए तापमान है वो अलग अलग आपके सामने फेस है। अगला अपने पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा क्वेश्चन कौन सा है, जो जेट एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार पूछ लिया गया है कि स्थायी परीक्षण में चीनी की मात्रा ली जाती है। स्थायी परीक्षण में चीनी की मात्रा ली जाती है, यानी कि जो परमानेंट प्रिपरेशन है उसमें जो चीनी की मात्रा है, या अपनी बात करें शुगर की जो मात्रा है वो कितनी ली जाएगी, कम से कम चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अपने पास में कौन सा दिए गए मेरे प्यारे बच्चों, 20 से 25%, दूसरा 55%, 65% व 40% दिया गया। अगर अपने को चीनी के द्वारा स्थायी परीक्षण लेना है तो कम से कम चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 65% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 65%, 65% अपने चीनी की मात्रा अपने फल पदार्थ में या जो अपने प्रोडक्ट तैयार करे उसमें होनी चाहिए, तभी अपने उसको क्या कहा जाता है, स्थायी परीक्षण कहा जाता है। बात करें अस्थायी परीक्षण में, अस्थायी परीक्षण में चीनी की मात्रा आप कितनी ले सकते हो, 20 से 55 डिग्री कितनी ली जा सकती है, 20 से 55 डिग्री तक आप क्या ले सकते हो, चीनी की मात्रा है वो काम में ली जा सकती है। तो अगर आपको स्थायी परीक्षण करना है यानी परमानेंट तरीका अपनाना है तो 65% तक अपनी चीनी की मात्रा होनी चाहिए। जैसे अपने जो जेली है उसमें चीनी की मात्रा कितनी रहती है, 65%। कितनी रहने वाली है, 65। जेम में कितनी रहने वाली मेरे प्यारे बाल, जेम में अपने पास में रहती है 68%, या टीएसएस की मात्रा कहा जाता है। तो जेली में टीएसएस कितना है, 65, जेम में 68%। इसके अलावा अपना बनाते हैं मुरब्बा,
मुरब्बे में चीनी की मात्रा कितनी रखी जाती है मेरे प्यारे लाल? 70%। और कैंडी में कितनी रखी जाती है? 75% रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 75% है वो रखी जाती है। तो ये सारी मात्राएं अपने को ध्यान में रखना है। जैसे जेली है, जेम है, मुरब्बा है, कैंडी है, ये सारे के सारे कैसे पदार्थ है? प्रेरक्षित पदार्थ, स्थायी रूप से किए जाने वाले प्रेरक्षित पदार्थ। इन सभी में चीनी की मात्रा कितनी से ज्यादा ली जा रही है? 65% से ज्यादा है, 68%, फिर 70%, वह कैंडी में 75% तक की चीनी की मात्रा जानने वाली, यानी 65% कम से कम चीनी की मात्रा वो होनी चाहिए। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो स्थायी परीक्षण में चीनी की कितनी मात्रा काम में ली जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? चीनी की मात्रा ली जाएगी 65% तक काम में ली जाती है। जैसे आपने जेम खाया होगा, जेम बनाया भी होगा, आपने स्कूल प्रैक्टिस में देखा होगा, जिसमें चीनी की मात्रा वो काफी यूज में ली जाएगी। 68% तक जेम में काम में ली जाती है। बटे अगला क्वेश्चन अपने पास में कौन सा है? अगला प्यारा सी क्वेश्चन अपने पास में मेरे प्यारे के आंवले में ब्लांचिंग का समय है। अब बस सबसे पहले बात करते हैं ब्लांचिंग होती क्या मेरे प्यारे लाल? ब्लांचिंग का अर्थ है मेरे प्यारे लाल की ब्लांचिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें अपने फल व सब्जियों को 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तक 2 से 5 मिनट तक गर्म किया जाएगा। कितने मिनट तक गर्म किया जाता है? 2 से 5 मिनट तक गर्म किया जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ब्लांचिंग कहा जाता है। ब्लांचिंग करना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि अगर अपने ब्लांचिंग नहीं करते हैं तो प्रोसेसिंग के द्वारा अपना जो फ्रूट है वो खराब हो जाएगा। जैसे अपने आंवले से क्या बना सकते हैं? मुरब्बा बना सकते हैं। क्या बनाएंगे बेटा? मुरब्बा बनाएंगे। अब मुरब्बा बनाने में अपने को कम से कम 1 से 2 दिन का समय लगने वाला है। जब अपने से व्यवसायिक तौर पे करने वाले, जब एक साथ अपने को टनों में आंवले की प्रोसेसिंग करनी है तो उसमें समय लगने वाला है। अगर अपने आंवले को काट के छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? काला पड़ जाएगा। आंवला को काट के छोड़ने वाले काला पड़ जाएगा, क्योंकि एक उसमें एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज। ये पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज है। ये क्या कर देता है? उसको काला कर देता है। क्या कर देता है? काला। और इस पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज को निष्क्रिय करने के लिए अपने फलों में कौन सी क्रिया करते हैं? ब्लांचिंग की क्रिया की जाएगी। कौन सी क्रिया की जाएगी? ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या है? फल व सब्जियों को प्रोसेसिंग के द्वारा उनको खराब होने से बचाने के लिए, उनके रंग में चेंज होने से बचाने के लिए 2 से 5 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है प्यारे लाल? ब्लांचिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ब्लांचिंग कहा जाता है। कौन सा एंजाइम है जो फल व सब्जियों को काटने के बाद में खराब कर देता है? काफी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा एंजाइम दिया गया है? ब्लांचिंग दिया गया। कौन सा दिया गया है? सॉरी, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज दिया गया। जैसे आपने देखा होगा बैंगन को काटने के बाद बैंगन कैसा पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। आपने सेब को जरूर नोटिस किया होगा, कभी आपने सेब को फ्रिज से निकाला, उसको काट के रख दिया चाहे 10 मिनट के लिए, तो उस पे कालापन सा आ जाता है। वो किस एंजाइम के कारण आ जाता है? पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज। यानी कि फलों की कटाई के बाद उसको कौन सा एंजाइम खराब करने वाला है? पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज है, वो उसको खराब है करने वाला है। इस खराब होने की क्रिया के लिए अपने क्या करते हैं? ब्लांचिंग। और ब्लांचिंग को अपने हिंदी में किस नाम से जानते हैं? विविकरण के नाम से जानते हैं। किसका नाम से जाना जाएगा? विविकरण के नाम से जाना जाता है। और ब्लांचिंग के लिए टेम्परेचर कितना रखना है प्यारे बच्चों? 85 से 90 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान है वो रखना है, अपने को ध्यान में रखना है। और समय कितना रहेगा? 2 से 5 मिनट के लिए। परंतु यहाँ पे छोटा सा एक जोल है जो आपको समझना पड़ेगा कि सामान्यतः फल व सब्जियों में ब्लांचिंग का समय कितना है? 2 से 5 मिनट। परंतु अपने पास में ऑप्शन आया है आंवले में। आंवले व खजूर में ब्लांचिंग का समय रखा जाता है बेटा ज्यादा। किस किस फलों में? आंवला व खजूर में। दोनों क्या है? अपवाद है। आंवला व खजूर में ब्लांचिंग का समय कितना रखा जाएगा? 6 से 10 मिनट के लिए। कितना रखा जाएगा? 6 से 10 मिनट के लिए अपने पास में जो ब्लांचिंग का समय, क्योंकि इन फलों में जैसे खजूर है, आंवला है, इनकी बाहरी सतह जो सबसे एक्सटर्नल लेयर है वो क्या है? कैसी पाई जाती है? बिल्कुल कठोर पाई जाती है, बिल्कुल हार्ड पाई जाती है, जो गर्म पानी में जल्दी से घुलने वाली नहीं। इसलिए अपने पास में सतह कठोर पाए जाने के कारण समय को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज कितना कर देंगे? 2 से 5 मिनट के लिए तो सामान्य सब्जियों में, और इंक्रीज करेंगे तब अपने पास 6 से 10 मिनट का समय रहने वाला है। तो आंवले में ब्लांचिंग का समय आपसे कोई पूछ ले तो आप कितना बताने वाले हो? 10 मिनट बताने वाले हो, यानी कि 10 मिनट बताने वाले हो, यानी कि कितना आने वाला है अपने पास में? ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो आंवले में ब्लांचिंग का समय क्या है? ऑप्शन सी है, 10 मिनट के लिए इसमें समय का अपने को ध्यान में रखना है। बड़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आने वाला है, वो है डिब्बाबंदी। कैनिंग से संबंधित है कि डिब्बाबंदी का व्यावसायिकरण किसने किया था? क्वेश्चन क्या है अपने पास में? डिब्बाबंदी का जो व्यावसायिकरण किया था वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अपने पास में आता है विलियम अंडरवुड, निकोलसन, नेपोलियन एवं सदाशिवम नायर। सदाशिवम नायर। अब बात करते हैं जो डिब्बाबंदी की खोज का श्रेय जाता है वो किसको जाता है मेरे प्यारे लाल?
वो जाता है निकोल्सन अपर्ट्स को। किसको जाएगा? निकोल्सन अपर्ट को। किसको जाता है? निकोल्सन अपर्ट को जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब निकोल्सन अपर्ट ने तो डिब्बाबंदी की सबसे पहले खोज की थी, जिसने अपने कैन, जो अपने पास में जो टिन के डब्बे रहते हैं, कैन रहती है, उसमें गाय के मांस को सबसे पहले भंडारित किया था और देखा था कि इसे लंबे समय तक यूज में लिया जा सकता है अगर इसमें कैन में यूज में लेते हैं, कैनिक में यूज में लेते हैं। परंतु जो व्यवसायिक तौर पे डिब्बाबंदी को अपनाया था, वो अपनाने वाले इंसान कौन थे? अपने पास में रहने वाले हैं विलियम अंडरवुड रहते। कौन रहते? विलियम अंडरवुड ने सबसे पहले व्यवसायिक तौर पे इसे अपनाया था। ये अपने को ध्यान में रखना, विलियम अंडरवुड के द्वारा। सबसे पहले खोजकर्ता कौन थे? निकोल्स अपर्ट थे। निकोल्स अपर्ट के नाम से इसे किस नाम से जाना जाता है? अपर्टाइजिंग के नाम से। डिब्बाबंदी का, कैनिंग का एक अन्य नाम क्या है? अपर्टाइजिंग भी है। क्या नाम दिया गया है? अपर्टाइजिंग भी दिया गया है। अपने को ध्यान में रखना है। अपर्टाइजिंग या डिब्बाबंदी के जनक पूछ ले तो अपने पास कौन आने वाले हैं? निकोल्सन अपर्ट आने वाले। अगर वो कुछ व्यवसायीकरण किसने किया तो बिजनेस ग्रुप में कॉमर्शियल तरीके से किसने अपनाया था? सबसे पहले तो अपने रहने वाले हैं विलियम अंडरवुड साहब। कौन रहने वाले हैं? विलियम अंडरवुड साहब रहने वाले। नेपोलियन क्या था? एक अपने पास में एक महान सम्राट था। उस समय इसका जो युद्ध के समय सबसे पहले इस डिब्बाबंदी की खोज की गई थी 1803 में। उसके बाद आपने आता है अपने पास सदाशिवम। कौन सा आता है? सदाशिवम नायर। सदाशिवम नायर ने फल परीक्षण से संबंधित किताब का नाम लिखा था। उसका नाम क्या था? फल तरकारी व परिष्करण। फल तरकारी एवं परिष्करण। ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है। फल तरकारी व परिष्करण जो किताब है, उसके लेखक कौन से रहने वाले हैं? सदाशिवम नायर रहने वाले हैं। इसके अलावा निकोल्सन क्या है? अपर्टाइजिंग या डिब्बाबंदी के जनक रहने वाले हैं। विलियम अंडरवुड क्या है? इसका व्यवसायीकरण करने वाले पहले इंसान माने जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबकी तैयारी है वो बहुत ही ज्यादा शानदार व अच्छी जारी होगी। इस तैयारी को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए कोचिंग अड्डा आपके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज लेके आया है। इस टेस्ट सीरीज से आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपने तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाइए। आप क्या कर सकते हैं? आप प्ले स्टोर पे जाइए, कोचिंग अड्डा की ई प्लेटफॉर्म की ऐप को इंस्टॉल कीजिए और जल्दी से जल्दी इस टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप जानकारी है वो प्राप्त कर सकें और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाइए। समय अभी पैनिक होने का नहीं है, समय है आपको स्ट्रांग होने का, अपनी तैयारी को मजबूत बनाने का। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और अपने सपने की यूनिवर्सिटी को, कॉलेज का जो सपना है उसे साकार कीजिए। इसी सपने को साकार करने के लिए कोचिंग अड्डा आपके साथ में हमेशा जुड़ा हुआ है। कोई भी समस्या हो आपके एग्जाम की दृष्टि से, सिलेबस की दृष्टि से, कोई टॉपिक की दृष्टि से, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में कौन सा रहने वाला है? किस फल का सबसे ज्यादा निर्जलीकरण किया जाता है? किस फल का सबसे ज्यादा निर्जलीकरण किया जाता है? निर्जलीकरण का क्या है? यानी कि पानी की कमी किया जाएगा। निर्जलीकरण यानी कि पानी से संबंधित है, पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण कहा जाता है, यानी कि सुखाना, डिहाइड्रेशन करना। इसका अर्थ क्या है? डिहाइड्रेशन। कि सबसे ज्यादा किस फल को सबसे ज्यादा सुखाया जाता है, चाहे वो धूप में सुखाया जाए या डिहाइड्रेट के द्वारा सुखाया जाता है, ताकि उसे लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सके। फल व सब्जियों में आपने देखा होगा कि सामान्यतः फल में जो नमी की मात्रा रहती है वो कितनी रहती है? 80 से 90%। कितनी रहने वाली है? 80 से 90% पानी की मात्रा रहती है। जब इस पानी की मात्रा को आप 10 से 20% ले आते हो तो फलों में इसको स्थायी रूप से परीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि नमी की मात्रा कम होने से सूक्ष्म जीवों के लिए और एंजाइम को अपनी क्रियाशीलता के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म है वो नहीं मिलने वाला है और इस फल को ज्यादा समय तक यूज में लिया जा सकता है। इसके में श्वसन के फल में श्वसन की क्रिया भी बंद हो जाती है, तो लंबे समय तक चलाया जा सकता है नमी की मात्रा को कम करने से। और नमी की मात्रा को कम करना क्या कहलाता है मेरे प्यारे लाल? निर्जलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्जलीकरण। अब अपने पास में क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा निर्जलीकरण किस फल में किया जाता है, कि सबसे ज्यादा कौन से फल को सुखाया जाता है और सुखाने वाला फल कौन सा रहने वाला है? सबसे पहले अपने पास में मटर। क्या मटर अपने पास में फल के रूप में आएगी? नहीं, सब्जी के रूप में आने वाली है। फिर आता है अंजीर, आम और खजूर। तो सबसे पहले बात करें कि सबसे ज्यादा किस फल को सुखाया जाता है, तो आपसे पूछ ले तो कौन से फल को सुखाया जाएगा? हमेशा याद रखना, सुखाने के नंबर पे सबसे पहले इंडिया में कौन आने वाला है? अंजीर आने वाला है। सब कौन आएगा? अंजीर आने वाला है। अगर सब्जी का पूछ ले तो मटर आएगा। सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी को सुखाया जाएगा? मटर को सुखाया जाता है। सबसे ज्यादा किस फल को सुखाया जाता है? अंजीर को सुखाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी अपने पास में क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होने वाला है। अंजीर के बाद किसे सुखाया जाता है? खजूर को सुखाया जाता है, जिससे अपने को पिंड खजूर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अपने पास खारक वगैरह है जो प्राप्त की जा सकती है।
अगला क्वेश्चन अपने पास में मेरे प्यारे लाल कौन सा है, और वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए कि सब्जियों में कोमल सड़न रोग किसके द्वारा होता है। अगला रोग क्या है अपने पास, क्वेश्चन क्या है, सब्जियों में कोमल सड़न रोग है वो किसके द्वारा अपने को देखने को मिलने वाला है, ये अपने को ध्यान में देना है। और सब्जियों में कोमल सड़न रोग है वो किसके द्वारा देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन अपने पास में कौन ऑप्शन है अपने पास में पेनिसिलियम स्पीसीज, दूसरा इरिविना क्रोटोवेरा, ऑप्शन नंबर सी अपने पास में है दोनों और कोई भी नहीं। तो सब्जियों में जो कोमल सड़न रोग यानी कि कोमल सड़न रोग क्या है, जो ऊपरी सतह है वो कैसे हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, जिसे अपने सॉफ्ट रोड के नाम से भी जानते हैं। ऊपरी सतह कैसे हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट होने वाली, इस रोग को क्या कहा जाता है, कोमल सड़न रोग कहा जाता है। कि सब्जी के बिना उपयोग के इसे विनाश कर दिया जाता है। और इस अकेले रोग के कारण भारत में सब्जियों में नुकसान कितना देखने को मिलता है, 30 से 26%। कितना देखने को मिलेगा, 30 से 26% तक अपने भारत में इसमें नुकसान में देखने को मिलता है केवल इस रोग के कारण। और ये रोग किसके द्वारा फैलने वाला है, कोमल सड़न रोग सब्जियों में किसके द्वारा फैलता है बेटा, इरिविना क्रोटोवेरा के द्वारा। किसके द्वारा, इरिविना क्रोटोवेरा के द्वारा फैलने वाला है, जो एक क्या है, जीवाणु है मेरे प्यारे लाल। क्या है मेरे प्यारे से बच्चे, इरिविना क्रोटोवेरा क्या है, एक जीवाणु जनित है, एक क्या है, जीवाणु है। इससे रोग कौन सा फैल जाता है, कोमल सड़न रोग यानी कि सॉफ्ट रोड रोग है वो फैल जाता है। बात करें यही रोग फलों में कौन फैलाने वाला है, फल में पूछ ले तो कौन फैलाने वाला है, पेनिसिलियम स्पीसीज। आप सभी जानते हो पेनिसिलियम क्या है, एक कवक है। क्या है, एक कवक है वो रहने वाली है, तो अपने को ध्यान में रखना। पेनिसिलियम क्या है, एक कवक रहेगी। कवक जनित रोग कौन सा लगेगा फलों में, सॉफ्ट रोड रोग या कोमल सड़न रोग किसके द्वारा, पेनिसिलियम स्पीसीज के द्वारा। सब्जियों में पूछ ले तो इरिविना क्रोटो के द्वारा, इरिविना क्रोटोवेरा के द्वारा फैलने वाला है। कितना इसमें हानि होगी, 30 से 26%। अगर वो पूछ ले फलों में कितनी हानि मिलती है, तो 25 से 30%। कितनी मिलेगी, 25 से 30% हानि है वो भारत में मिलती है। बिना किसी उपयोग की फल सब्जियां है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, पेय पदार्थ में केएमएस की कितनी मात्रा उपयोग में ली जाती है। पेय पदार्थ में कितनी मात्रा जो उपयोग में ली जाती है, पेय पदार्थ में केएमएस की। केएमएस क्या है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। क्या है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है। तो इसमें अपने को ध्यान में रखने के केएमएस की कितनी मात्रा उपयोग में ली जाती है पेय पदार्थों को बनाते समय। केएमएस या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड क्या है, एक परिरक्षण पदार्थ है, रासायनिक परिरक्षण पदार्थ, जिसे क्लास सेकंड में रखा जाता है। तो अपने को ध्यान में रखने की मात्रा है जो कितनी उपयोग में ली जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास में। जो केएमएस की मात्रा उपयोग में ली जाती है मेरे प्यारे लाल, कितनी ली जाएगी, 350 ppm ली जाएगी। कितनी ली जाती है, 350 ppm मात्रा ली जाती है। एक अपने पास में आता है सोडियम बेंजोएट, जिसे अपने किससे लिखते हैं, SB से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, SB से लिखा जाता है, सोडियम बेंजोएट। SB है सोडियम बेंजोएट की मात्रा कितनी काम में ली जाएगी प्यारे लाल, 600 से 650। कितनी मात्रा काम मिल जाएगी, 600 से 650 ppm तक काम मात्रा है वो काम में ली जा सकती है, या 600 मात्रा अपने मान के चलते हैं कि सोडियम मेजोरिटी कितनी मात्रा मान के चलेंगे अपने, 600 ppm तक मात्रा काम में ली जाती है। अपने पास में परीक्षण के लिए दो ही पदार्थ मिलते हैं, कौन कौन से, केएमएस और सोडियम बेंजोएट मिलने वाले हैं। तो अपने को ध्यान में रखना है केएमएस की मात्रा कितनी काम मिली जाएगी, सोडियम जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड 350 ppm, और जो बात करें सोडियम बेंजोएट है इसकी मात्रा कितनी काम मिल जाती है, 600 ppm तक मात्रा लेने वाली है। जो केएमएस है किसको खत्म करने वाला है, जीवाणु को। किसको खत्म कर देगा, जीवाणु और कवक को खत्म करने वाला है। और सोडियम बेंजोएट किसको खत्म करने वाला है, खमीर का दुश्मन माना जाए। किसका दुश्मन माना जाता है, खमीर का, यानी कि ईस्ट का जो है जो दुश्मन माना जाता है। अपने को ध्यान में रखना है। तो प्रेरक्षण पदार्थ अपने पास में कितने रहने वाले प्यारे बच्चों, दो रहेंगे, केएमएस और सोडियम बेंजोएट। केएमएस की कितनी मात्रा काम में ली जाती है, 350 ppm, सोडियम बेंजोएट की 600 ppm। केएमएस किसको खत्म करने वाला, जीवाणु व कवक को, और खमीर को खत्म करने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। और सोडियम बेंजोएट का यूज कैसे फलों में काम में लिया जाता है, रंगीन फलों में काम में लिया जाएगा। कैसे फलों में, रंगीन फलों में। इसे कैसे कहाँ काम मिल जाएगा, अम्लीय फलों में। आपसे पूछे अत्यधिक अम्लीय फलों में कौन सा प्रेरक्षण पदार्थ काम में लिया जाता है, तो केएमएस काम में लिया जाएगा। और साथ में रंगहीन फलों में, कैसे फलों में, रंगहीन फलों में काम में लिया जाता है, रंगहीन फलों में काम में लिया जाता है। बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है कि फल परीक्षण का स्थायी तरीका नहीं है, फल परीक्षण का स्थायी तरीका नहीं है, प्रेरक्षण का स्थायी तरीका कौन सा रहने वाला है। कि फलों की अगर बात करें तो परीक्षण का या जो प्रिवेशन का है उसका स्थायी तरीका कौन सा रहने वाला है।
नहीं रहने वाला है। अपने पास में दिया गया पहला CO2, दूसरा अपने पास में रासायनिक प्रेरक्षण, तीसरा विविकरण और चौथा है विकिरण। चौथा कौन सा है? विकिरण। अपने सभी की वन बाई वन बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें CO2। CO2 किस में आता है? स्थायी परीक्षण में आएगा साहब। किस में आता है? स्थायी परीक्षण में आने वाला है, जिसमें CO2 की मात्रा अपने कहाँ कहाँ में लेते हैं। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक्स देखी हो, कोल्ड ड्रिंक्स का ढक्कन खोलते ही आपको एक गैस के रूप में बाहर कुछ आपको एहसास होता है कि उसमें कुछ गैस निकले। वो गैस कौन से निकली है? CO2 निकली है। और कोल्ड ड्रिंक में प्रति लीटर कितनी CO2 काम में ली जाती है? 1 से 8 ग्राम तक। कितने ग्राम तक? 1 से 8 ग्राम तक CO2 की मात्रा है वो डाली जाती है। उसके बाद में अपने पास में आता है रासायनिक परीक्षण। रासायनिक परीक्षण की भी बात की थी अपने, सोडियम बेंजोइट व KMS। कौन से? सोडियम बेंजोइट व पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की बच्चों अभी अभी बात की, तो इससे भी किसी में रखा जाएगा? स्थायी परिरक्षण में ही रखा जाता है। थर्ड आता है अपने पास में विविकरण। थर्ड कौन सा आता है? विविकरण, या जिसे अपने ब्लांचिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? ब्लांचिंग के नाम से। ब्लांचिंग क्या है? फल व सब्जियों को 2 से 5 मिनट के लिए 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म करना, ताकि उनको बनाते समय उनका कलर है उनमें डिफरेंस नहीं और अपना अंतिम उत्पाद है वो बहुत बढ़िया और शानदार बनने वाला है। इस क्रिया को ब्लांचिंग कहा जाता है। और ये ब्लांचिंग क्रिया किस में आने वाली है अपने पास में? अस्थायी परीक्षण में। किस में आएगी? अस्थायी, टेम्परेरी अस्थायी परीक्षण में आने वाली है। किस में आने वाली है? अस्थायी परीक्षण में आने वाली है। तो अपने को ध्यान में रखना है। अस्थायी परीक्षण में कौन कौन आ रहा है? विविकरण आ रहा है। स्थायी परीक्षण में CO2 की मात्रा यूज मिल सकती है। रासायनिक परीक्षण और विकिरण यानी कि रेडिएशन को काम में लेते हैं। रेडिएशन कौन सी काम में लेते हैं? अपने गामा रेडिएशन को काम में लेते हैं। कौन सी रेडिएशन को? गामा विकिरण को काम में लिया जाता है। अपने को ध्यान में रखना है। तो प्रेरक्षण का स्थायी तरीका कौन सा नहीं है मेरे प्यारे लाल? विविकरण नहीं है। विविकरण या ब्लांचिंग को अस्थायी तरीके में माना जाता है। अपने को ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है सोडियम बेंजोइट मुख्यतः किसके प्रतिरोधी होता है? अभी अभी अपनी बात करके चले हैं अपने सोडियम बेंजोइट की मात्रा व इसकी किसका दुश्मन माना जाता है? सोडियम बेंजोइट है, इसकी मात्रा अपने अभी काम में ली थी। कितनी काम में ली थी? 600 ppm। कितनी मात्रा काम में ली थी? 600 ppm। कैसे फलों में काम में लिया जाएगा? रंगीन फलों में काम में लिया जाएगा। कैसे फलों में? रंगीन फलों में। और ये किसके प्रतिरोधी माना जाएगा? प्रतिरोधी माना जाता है मेरे प्यारे लाल खमीर। किसके? खमीर के माना जाएगा। ईस्ट के माना जाता है। किसके माना जाएगा? ईस्ट के माना जाता है। यानी अपना ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन शायद इसमें दिया नहीं गया है किसके प्रतिरोधी माना जाएगा, तो अपने को ध्यान में रखना। अपने ऑप्शन नंबर C को काट क्या कर लेते हैं? खमीर कर लेते हैं। किसको कर लेंगे? अपने खमीर को। सोडियम मेजोरिटी किसका प्रतिरोधी माना जाएगा? खमीर या ईस्ट का प्रतिरोधी है वो माना जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C है वो बिल्कुल राइट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान में रखना है। शायद हम टाइपिंग मिस्टेक की गई है। जैसे आप कभी कभी बचपन में छोटी छोटी गलतियां कर देते हो ना, तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी, तो इतना लोड नहीं लेना है। तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे लाल। ओके, तो सोडियम मेजोरिटी किसके प्रतिरोधी माना जाएगा? खमीर के ईस्ट के प्रतिरोधी है वो माना जाता है। बढ़िए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि डिब्बाबंदी में चीनी की मात्रा कितनी प्रतिशत काम में ली जाती है? डिब्बाबंदी जानते हो आप? कैनिंग। कैनिंग क्या है? फल व सब्जियों को एक टिन के डब्बे में परीक्षित करके उनके स्वाद में चेंज लाए बिना उनको परीक्षित करना क्या कहलाता है? डिब्बाबंदी कहलाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फल व सब्जियों को लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। उनको स्वाद में उनके रासायनिक परिवर्तन में बिना कोई चेंज के किए बिना अपने चेंज कर सकते हैं। वो कौन कौन सा डिब्बाबंदी? पहला कौन सा है? 20 से 25%। डिब्बाबंदी में चीनी की मात्रा के लिए ऑप्शन अपने पास में दिया गया है। पहला ऑप्शन कौन सा है? 20 से 25%। दूसरा 25 से 30, तीसरा 30 से 35 और चौथा अपने पास में कौन सा रहने वाला है? 15 से 20% रहने वाला है। अब डिब्बाबंदी में जब अपने फलों की डिब्बाबंदी करते हैं तो चीनी की मात्रा काम में ली जाएगी। अगर आप सब्जी की डिब्बाबंदी करें तो क्या काम में ली जाएगा? नमक की मात्रा काम में ली जाती है। अगर आप कर रहे हो सब्जी की पैकिंग, सब्जी की कैनिंग करे हो, एपेटाइजिंग करे, तो क्या काम में ले जाएगा? नमक काम में ले जाएगा। और कितना % काम में लेता है? 2% का घोल है वो काम में लेते हैं। अगर अपने बात करें फल की मात्रा कितनी काम में जाएगी, फलों में अपने क्या काम मिलेंगे? चीनी की मात्रा, शुगर की मात्रा काम मिल जाएगी। और अभी ये मात्रा कितनी रखी जाएगी, इसके वृक्ष का मान है वो कितना रहने वाला है। तो वृक्ष का मान अपने को ध्यान में रखना है। कितना काम मिल जाएगा? 20 से 25%। कितना लिया जाएगा? 20 से 25% या 20 से 25 वृक्ष काम में लिया जाता है। ये अपने को ध्यान में
रखना है। ये चीनी की मात्रा क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि जब अपनी डिब्बाबंदी पूरी कर चुके उसके बाद अपने को क्या करना होता है, स्टेरिलाइजेशन, यानी कि उसको गर्म करना होता है। और गर्म करते समय जो उसके अंदर से पड़े हुए फल है वो आपस में चिपक ना जाए, उनका रंग खराब ना हो जाए, काले ना हो जाए, क्योंकि काला प्रोडक्ट अपने बाजार में कोई भी लेने वाले नहीं। मैं आपको काले सेब बेच दूं, काले फ्रूट बेचूं या काले अमरूद बेचूं, तो क्या आप मेरे से खरीद लोगे? नहीं खरीदने वाले ना। ऐसा ही डिब्बाबंदी में हो गया। अगर डिब्बाबंदी करने के बाद उसको गर्म करते हैं और उसमें चीनी की मात्रा नहीं, तरल पदार्थ नहीं भरा जाता है, तो वो गर्म हो जाएंगे, आपस में सिकुड़ जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, आपस में सिकड़ जाते हैं। इस क्रिया में जो फल खराब हो जाएंगे, और इससे बचाने के लिए अपने किसकी मात्रा काम में ली जाएगी, चीनी की मात्रा। और चीनी की मात्रा कितनी काम में ली जाएगी, 20 से 25% तक, यानी 20 से 25 ब्रिक्स तक काम में ली जाती है। टीएसएस की मात्रा कितनी रहने वाली है, 20 से 25 रहने वाली है। और इस चीनी की मात्रा को किससे ज्ञात किया जाता है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीयूटी में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं, तो ध्यान में रखना है। जो चीनी की मात्रा काम में लेते हैं उसकी मात्रा की गणना करने के लिए कौन सा मीटर काम में लिया जाएगा, हैंड रिफ्रैक्टरोमीटर। कौन सा मीटर काम मिल जाएगा, हैंड रिफ्रैक्टरोमीटर काम में लिए जाते हैं। अगर अपने जो सब्जी की डिब्बाबंदी करें तो क्या काम में ले रहे हैं, नमक की मात्रा। नमक की मात्रा को काम में कौन से मीटर को गणना के लिए कौन सा मीटर काम मिल जाएगा, 16 मीटर काम मिलेगा। कौन सा मीटर काम मिल जाएगा, 16 मीटर काम में लिया जाता है, ध्यान में रखना है। चीनी के लिए कौन सा, हैंड रिफ्रैक्टरोमीटर टीएसएस ज्ञात करने के लिए, और नमक की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा मीटर काम में लिया जाता है, 16 मीटर लिया जाता है। तो इस पे अपने लगा लेंगे स्टार, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है वो काफी बार है वो पूछ लिए जाते हैं, तो अपने को ध्यान में रखने हैं। बढ़ते अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा रहने वाला है, भारत में तुड़ाई के बाद कितने प्रतिशत फल खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, भारत में फलों और सब्जियों की तुड़ाई के बाद कितने फल हैं वो खराब हो जाते हैं बिना किसी उपयोग के। उनका भी कोई उपयोग नहीं है, उनका प्रोसेसिंग में कोई काम नहीं है, बाजार में उनको बेचा नहीं गया है, घरों में उनका यूज नहीं किया है, जूस नहीं बनाया गया, बिना किसी उपयोग के कितने फल है वो खराब है हो जाते हैं। सबसे पहला अपने ऑप्शन अपने पास में कौन सा मिलने वाला है, 25 से 30%, 35 से 30%, 35 से 40% और 15 से 20% मिलने वाला है। तो भारत में बात करें फल व सब्जियों में फलों की मात्रा कितनी परसेंट तक खराब होने वाली है, अपने पास मिलने वाली है 25 से 30% है वो खराब होने वाली, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगर बात करें सब्जियां हैं वो कितने परसेंट तक खराब हो जाती है, 30 से 35% तक सब्जियां हैं वो खराब हो जाती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो उसके अलावा बात करिए कि फल है वो किसके कारण खराब हो जाते हैं, कौन सा रोग लग जाएगा इसमें, कोमल सड़न रोग लग जाएगा। कौन सा रोग लग जाता है, कोमल सड़न रोग लग जाएगा। कौन सा रोग लग जाएगा, कोमल सड़न रोग है वो लग जाता है, अपने को ध्यान में रखना है। सब्जियों में भी कोमल सड़न रोग लगता है, परंतु सब्जियों में किसके द्वारा लगता है, जीवाणु के द्वारा लगने वाला है। और जो फलों में किसके द्वारा रोग लगने वाला है, ये रोग सेम टू सेम रोग लगेगा, किसके कारण है, कवक के द्वारा है वो लगने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे से बच्चे, प्यारे से बच्चों जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक को बटन को दबा देना है, लाइक्स की संख्या को बढ़ाना है। आज की वीडियो पे कम से कम अपने टारगेट लेके चलते हैं 100 लाइक्स का, तो अपने को इस तक लेके ही जाना है। बात करें डिब्बाबंदी में, डिब्बा बंद करते समय तापमान रखा जाता है, डिब्बाबंदी में डिब्बा बंद करते समय तापमान को कितना रखा जाता है, बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन कितना अपना 79 से 82 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 74 डिग्री सेल्सियस या 66 से 71 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। बात करें डिब्बाबंदी को, अपने डिब्बाबंदी में वायु को बाहर निकालने के लिए उसे गर्म किया जाता है। जब अपने पास में ढक्कन है वो बिल्कुल ओपन है, ढक्कन क्या है बिल्कुल खुला हुआ है, उसको वायु को बाहर निकालने के लिए, ताकि अगर उसमें वायु रहेगी तो सूक्ष्म जीव वापिस से उसमें पनप जाएंगे और अपने फल व सब्जी को जो परीक्षित किया गया पदार्थ उसको खराब करने वाले हैं। और तब अपने क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से गर्म करते हैं जब उसका ढक्कन क्या है बिल्कुल ओपन है। इसलिए अपने को तापमान कितना चाहिए, 79 से 81 से कितना चाहिए, 79 से 82 के बीच में डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है रहने वाली है। अगर अपने डिब्बाबंदी को गर्म कर चुके हैं और वापस अपने को ढक करेंगे, यानी ढक्कन लगाने वाले सीलिंग करने, सीलिंग अपने किसके द्वारा करते हैं, डबल सिमर के द्वारा, और सीलिंग करते समय उसमें तापमान है वो कितना रहना चाहिए, 74 डिग्री रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 74 डिग्री सेल्सियस से कम में नहीं होना चाहिए। अगर तापमान 74 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, अगर तापमान 74 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो वायु क्या हो जाती है, उसमें वापस से प्रवेश कर जाएगी। डिब्बाबंदी करते समय 74 डिग्री से
कम होने पर वायु उसमें वापस से क्या हो जाती है, उसमें प्रवेश कर जाती है, और प्रवेश करने से उसमें सूक्ष्म जीव वापस से पनप जाएंगे, अपना जो फल सब्जियों का जो पदार्थ है वो क्या हो जाएंगे, अपने पास में खराब होने वाला है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, तापमान डिब्बाबंदी को गर्म करते समय 74 डिग्री से कम तापमान पे तापमान है वो 74 डिग्री से कम में नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए कोचिंग अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कोचिंग अड्डा आपके लिए इतने ही शानदार वीडियो वापस से लेके आने वाला है। मैं आपसे हर रोज जुड़ने वाला हूं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। साथ में अगर आप अपनी तैयारी को और ज्यादा शानदार बनाना चाहते हो तो कोचिंग अड्डा की द्वारा आपके लिए एक उड़ान 2.2 टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। तो इस टेस्ट सीरीज को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और अपने सपनों की यूनिवर्सिटी पाने का जो अपना सपना है उसके साकार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।